सभी स्टूडेंट्स को मैं आज हमारी क्लास में स्वागत करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमारी हिंदी में 5 अध्याय हैं वो पूर्ण कर दिए हैं और हमारा जो छठा अध्याय है वो है शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा और इस कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने शब्द चित्र के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा हमारे दिमाग में इस बात का आभास होना चाहिए कि आखिरकार शब्द चित्र क्या होता है। तो देखिए हिंदी में हम पढ़ते हैं तो शब्द चित्र यानी जो आधुनिक काल के कह सकते हैं अपन आधुनिक काल के जो भी राइटर हुए हैं उन्होंने अपनी सरल भाषा के माध्यम से और शब्दों को इस प्रकार से बांध दिया है कि उनकी कविता का अध्ययन करते हैं, उनकी कविता का पाठन करते हैं तो हमें शब्दों से एक हमारे मानसिक या हमारे मस्तिष्क में एक चित्र सा खींच जाता है। उसको साधारणतः शब्द चित्र के नाम से जाना जाता है। तो हमारी अनवारी हिंदी की बुक में अध्याय नंबर लेसन नंबर 6 दिया है उषा। कविता का नाम क्या हो गया? उषा हो गया। राइटर या कवि का नाम हो गया शमशेर बहादुर सिंह। देखिए शमशेर बहादुर सिंह का जो परिचय है उसका वर्णित है हम अगले कालंश में करेंगे। तो इसकी जो कविता दे रखी है उषा कविता है वो एक किस प्रकार की विद्या के अंतर्गत आता है? शब्द चित्र के अंतर्गत आता है। कविता सरल है और शैली है वो भी एकदम सरल शैली है और इसी में किस प्रकार की कोई व्यंजना नहीं की गई है, सीधे शब्दों का अर्थ बताया गया है। और जो भी कविता का अध्ययन करते हैं तो हमारे मानस पटल पर एक प्रकार का चित्र उभर कर आ जाता है। अब कविता के इस सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रसंग की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, प्रसंग की बात करेंगे। तो कविता एकदम छोटी कविता है लेकिन सारगर्भित कविता है। छोटी कविता है लेकिन सारगर्भित कविता है। तो देखिएगा अपन इसकी जो पहला पैराग्राफ है वो दे रखा है प्रातः नभ था बहुत नीला। प्रातः नभ था बहुत नीला। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नम राख से लीपा हुआ चौका। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो पहली जो 4 पंक्तियां हैं शमशेर बहादुर सिंह की, पहली जो 4 पंक्तियां हैं शमशेर बहादुर सिंह की प्रथम 4 पंक्तियां हैं तो वही क्रम हमारा चलेगा। इसमें पहला बिंदु हम क्या लगाएंगे? पहला बिंदु हो जाएगा प्रसंग। क्या हो जाएगा? प्रसंग। तो प्रसंग में स्टूडेंट्स लिख देंगे, प्रसंग भी लगाएंगे या इसके साथ में अपन संदर्भ भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? संदर्भ भी लिख सकते हैं। तो संदर्भ में बताई गई है तो सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे? प्रसंग और संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत कविता और कविता का नाम क्या हो गया? उषा। कविता का नाम क्या हो गया? उषा। प्रस्तुत कविता कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में और क्या है? शब्द चित्र। क्या हो जाएगा?
शब्द चित्र के माध्यम से कवि ने प्रातः काल की बेला का वर्णन किया है। ये इसका क्या हो गया, संज्ञक हो गया, प्रातः काल की बेला है। अब इसके पश्चात हम बढ़ेंगे व्याख्या की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं, व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो व्याख्या में क्या है, प्रातः, प्रातः मानी सुबह, नभ मानी आकाश, था बहुत नीला, शंख जैसे, यानी आकाश की तुलना और किससे की है, शंख से की है। शंख एक आकृति होती है। वैसे तो आपने देखा होगा मंदिरों में जब पूजा अर्चना की जाती है तो एक ऐसा यंत्र जिससे विशेष प्रकार की ध्वनि निकाली जाती है। प्राचीन समय में, महाभारत और रामायण के समय में ये जो शंख थे उसका उपयोग था वो युद्ध क्षेत्र में भी किया जाता था। चाहे आप श्री कृष्ण का उदाहरण लगा लें, अन्य और उदाहरण लगा लें। तो प्रातः नभ था बहुत नीला, कवि शमशेर बहादुर उत्साह होती है सुबह का समय, जब वह बेला, जब क्या होता है, सूरज की किरणें, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर फैलने लगता है, तो उस बेला में को बोल रहा है उत्साह काल, यानी प्रातः काल। तो प्रातः नभ था बहुत नीला, सुबह देखते हैं तो आकाश क्या होता है, स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है और उसका रंग कैसा होता है, नीला। और आकाश की तुलना यहाँ पर किससे की गई है, शंख से की गई है। आकाश की तुलना किससे की गई है, शंख से की गई है। अब शंख नीला कैसे होता है, अब आप पसंद कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये पसंद करोगे कि सर शंख का रंग तो सफेद होता है और यहाँ पर शंख को क्या बताया गया है, नीला क्यों बताया गया है। नीला इसलिए बताया गया क्योंकि शंख एक प्रकार का क्या होता है, कवच होता है, एक जलीय जीव होता है और वो जलीय जीव कहाँ रहता है, जल में रहता है, समुद्र में रहता है। और समुद्र का पानी भी क्या होता है, नीला होता है। समुद्र का पानी नीला होता है और जलीय जीव मृत हो जाता है तो उसका जो खोल बचता है, उसका जो कवच बचता है, उसको साधारणतः किस नाम से जाना जाता है, शंख के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है शंख कहाँ पैदा हुआ, समुद्र में पैदा हुआ। शंख समुद्र में पैदा हुआ, इस मीन्स यह हो गया कि उसका रंग भी क्या है, प्रातः बेला के समय, उत्साह काल के समय नीला ही माना गया है। भोर का रंग, भोर मानी सुबह, भोर क्या होती है, सुबह। तो सुबह है, अपन जो भी प्रातः उठते हैं तो सारे वातावरण में, सारे धरातल पर हैं, ये देखते हैं कि जो शुष्क अवस्था है वो नहीं रह पाती है, यानी नमी रहती है पूरे वातावरण में, पूरे पर्यावरण में प्रातः के समय क्या होती है, नमी रहती है। तो सुबह का जो भोर का समय होता है उसमें सारे वातावरण में क्या होती है, नमी होती है। राख से लीपा हुआ चौका, अब देखो राख से लीपा हुआ चौका, चौका का अपन यहाँ लगाएंगे तो लेप होता है, क्या होता है, लेप, जिसको अपन साधारणतः हमारी क्षेत्रीय भाषा में क्या बोला जाता है, लेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेप या चौका बोला जाता है। अपन कोई भी धार्मिक पर्व जब आयोजित करते हैं, कोई पवित्र कार्य करते हैं, तो हमारे हिंदू समाज में एक परंपरा होती है और वो परंपरा होती है जैसे खाना पकाते हैं और खाना देसी चूल्हे पर बनता है, तो उस चूल्हे पर पहले मिट्टी और गाय का जो गोबर होता है उसमें और चिकनी मिट्टी का एक लिक्विड बना लिया जाता है और उससे उसे चूल्हे को लिपा जाता है, पोता जाता है और वहां जो खाना बनाया जाता है वो क्या माना जाता है, पवित्र माना गया है। शास्त्रों में क्या माना गया है, पवित्र। तो राख से पोता हुआ, राख से लिपा हुआ जो चौका है वो अभी गीला है। गीले का मतलब है कि जो ही गृहिणी राख और गोबर के लेप से चूल्हे को लीपती है, चूल्हे को लेपन करती है और उसमें क्या होती है, नमी होती है। उसी प्रकार की नमी है वो किसमें बताई गई है, सबसे बात करते हैं उसी प्रकार की नमी प्रातः काल यानी उत्साह बेला के समय सारे वातावरण में दिखाई देती है। तो इसका व्याख्या हो गई। अब थर्ड बिंदु किसका आता है स्टूडेंट्स, विशेष का आता है। और विशेष में हम बड़ी बातें जानते हैं कि प्रस्तुत पद की
भाषा सरल और शैली प्रभावपूर्ण है। दूसरा बिंदु हम इसमें लिखेंगे, कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। कवि ने क्या किया है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। कवि ने प्रातः उत्साह की तुलना, कवि ने प्रातः उत्साह की उपमा है वो शंख और चौके से की है, लेव से की है, लेव से की है। ये हमारा पहला जो पद है सबसे बहादुर सिख, उसकी सप्रसंगी व्याख्या हुई। इसी क्रम में हम दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। देखिए दूसरा पद है बहुत काली, बहुत काली शील, बहुत काली शील जरा से लाल, जरा से लाल, जरा से लाल केसर से, केसर से सी, जरा से लाल केसर से। दूसरी पंक्ति है कि जैसे धुल गई, कि जैसे धुल गई, कि जैसे धुल गई स्लेट, स्लेट, स्लेट पर या, स्लेट पर या लाल खड़िया, लाल खड़िया, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी पूर्व की बात वही प्रसंग और संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से लिया गया है। और व्याख्या में बढ़ते हैं तो बहुत काली शील, बहुत काली शील जरा से लाल केसर। अब देखिए केसर एक क्या होता है? एक उत्पाद है। क्या होता है? एक उत्पाद है और वो भारत में जो उत्तरी भारत है जैसे जम्मू कश्मीर में अत्यधिक होता है और महंगी होती है, और उसका रंग यहाँ पर क्या बताया गया है? लाल। और शील मानी क्या होती है? शिला, पत्थर जिस पर पीसा जाता है। और काली शील जरा से यानी जो पत्थर है, जो शिला है, जो पत्थर है, जो शिला है, और उस पर किसका लेप कर दिया है? केसर का लेप कर दिया गया है, यानी उसको रंग दिया गया है। और वो रंग कैसा है? केसर के समान लाल रंग है। कि जैसे धुल गई हो, धुल वाली साफ हो गई हो, स्वच्छ हो गई हो प्रातः समय, प्रातः काल के समय। और काले जो पत्थर होते हैं, कहने का तात्पर्य होगा प्रातः काल के समय काले जो पत्थर होते हैं और उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, उस पत्थर पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं और तो उसकी जो चमक है वो केसर के समान लाल दिखाई देने लगती है। किसके समान दिखाई दे रहे हैं? केसर के समान लाल दिखाई देने लगती है। इसका इस पंक्ति का भावार्थ रूप में हम दूसरा अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा अर्थ बताएंगे कि सुबह के समय जब वातावरण में नमी होती है, सुबह के समय जो वातावरण में नमी रहती है और उस नमी पर सूरज की जो लालिमा युक्त किरणें गिरती हैं तो सर्वत्र लाली ही लाली दिखाई देने लगती है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, स्लेट होती है, एक पत्थर होता है, काला पत्थर होता है, जिस पर अपन किसी जैसे चौक से लिखेंगे या किसी और पत्थर से लिखेंगे या पत्थर से लिखेंगे तो काली चौक पर जो उत्कीर्ण जो क्या होते हैं अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े चमकीले लगते हैं। तो स्लेट पर या लाल खड़िया,
खड़िया भी रहेगी क्या है, चौक हो गई। जैसे ये क्या है, खड़िया है, ये चौक है। जैसे मान लीजिए स्लेट, काली स्लेट पर और किससे लिख दिया गया है, लाल चौक से लिख दिया गया है, अर्थात काली वस्तु पर अपन सफेद चीज के रंग या काला रंग चलाएंगे तो वो उसका जो रंग है वो चमकीला दिखाई देता है। मल दी गई हो किसी ने, यानी सुबह का समय, प्रातः की बेला, उषा की बेला इस प्रकार लग रही है मानो काली पट्टी पर या अपन ये कहें काले पत्थर पर किसी ने लाल रंग की चौक से, लाल रंग की खड़िया से और अक्षर लिख दिए हैं, मल दी गई है, लगा दी गई है। तो इसका अपन पूरा देखते हैं या क्या। तो प्रस्तुत पदांश में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहता है कि प्रातः के समय जो शील है, जो पत्थर है, जो नदी है और वो उस पर सूरज की किरणें पड़ने से, सूर्य की प्रातः बेला की किरणें पड़ने पर और वो किसके समान दिखाई देती है, केसर के समान लाल दिखाई देती है। और काली जो स्लेट है और ऐसा लग रहा है प्रातः समय, ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति या किसी पुरुष ने काली स्लेट पर और लाल चौक से उसको क्या दे दिया गया है, विशेष प्रकार का रंग दे दिया गया है। उसी प्रकार के रंग के समय प्रातः काल की जो बेला है उसको प्रदर्शित शमशेर बहादुर सिंह ने किया है, शमशेर बहादुर सिंह ने किया। अब देखिए इस कविता का अंतिम जो क्या है, पद्य, छोटी कविता है, भावपूर्ण है, छोटी कविता है। तो शमशेर बहादुर सिंह का इस कविता में अंतिम पद्य, नील जल में या नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही है और अब यहाँ पर ये जो वाक्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। और जादू टूटता है और जादू टूटता है इस उषा का अब, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम करेंगे, कोई बात आ गई क्या करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह की कविता का प्रश्न करेंगे। तो प्रस्तुत कविता है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखी है, वो सब हम जानते हैं, उसका कविता है और राइटर का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। नील जल, नीला क्या हो जाएगा, नीला जल क्या हो जाएगा, नीला जल में या किसी की गोरा क्या हो गया, गोरा झिलमिल देह हो गया शरीर, क्या हो गया शरीर, और झिलमिल झलक रहा है, झिलमिल का होता है झलकना, क्या हो जाएगा झलक रहा है। जैसे हिल रही है जादू टूटा, चेतना पैदा, जादू टूटने का अर्थ है चेतना पैदा होना, क्या हो जाएगा चेतना पैदा होना। इस उषा प्रातः का क्या होगा, प्रातः का सूर्योदय हो रहा है, क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो इसकी व्याख्या देखिए,
नीले जल में सूरज की किरणें गिरती हैं तो ऐसा लग रहा है कि नीले जल में किसी गोरे देह, गोरे शरीर, गोरे बदन में जैसी क्या है कोई विशेष आकृति हिल रही है, कंपन पैदा कर रही है और जादू टूटता है, यानी चेतना पैदा होती है। क्या पैदा होती है? चेतना पैदा होती है। किसकी चेतना पैदा होगी? कि इस उषा काल का क्या होगा? इस उषा काल का अब सूर्योदय हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है। समय की यहाँ पर एक अभिव्यंजना कवि शमशेर बहादुर सिंह कर रहा है कि प्रातः समय, प्रातः काल में आकाश में जो सूरज की जो किरणें फैल रही है वो जब नीले जल पर गिर रही है तो ऐसा लग रहा है कि किसी का गोरा जो बदन है, गोरा जो शरीर है वो झिल्ले मिला रहा है, झलक रहा है और इस उसी के समान वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जादू टूटता है उषा काल का। और सुबह के समय उषा काल का जादू टूट रहा है, लोगों में चेतना पैदा हो रही है, लोगों में एक विशेष प्रकार की जागृति आ रही है। क्या हो रही है? विशेष प्रकार की जागृति पैदा हो रही है। और कवि कहता है कि इस समय धीरे धीरे क्या हो जाता है? धीरे धीरे और सूर्य उदय हो रहा है, लोगों में चेतना हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? कभी विशेष की बात लिखेंगे इसमें, तो विशेष में क्या हो जाएगा? विशेष में पहला पद हो जाएगा कि भाषा क्या है? सरल भाषा का इस्तेमाल है, सरल व प्रभाव पूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात आती है कवि ने इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का इस्तेमाल किया है। तीसरी बात इसमें अपन लिखेंगे तो कवि ने नव चेतना का संचार है वो यहाँ पर कर रहा है, लोगों में जागृति का एक संदेश दे रहा है। तो क्या हो गया? इसमें जागृति का जो संदेश है वो दिया गया है, लोगों को कवि क्या कर रहा है? जागृत कर रहा है, जागृति का संदेश यहाँ पर कवि प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो कविता है शमशेर बहादुर की छोटी कविता है, सारगर्भित कविता है, छोटे पद है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। और बाकी इसमें और कुछ है नहीं। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है शब्दार्थ में, क्वेश्चनों में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास मौजूद है। धन्यवाद।